मैंने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में आपको बताया था कि ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी है एंड बेस्ड ऑन मेमोरी। ठीक है, दिस इज स्पेसिफिक इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। एंड साथ में क्या है कि मेमोरी प्रेजेंट है इसमें है। ठीक है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, फर्स्ट एक्सपोजर टू पैथोजन या एंटीजन। ठीक है, पैथोजन बेसिकली पैथोजन में बहुत सारे एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, मैं भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट एक्सपोजर टू पैथोजन है इसको आप बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। इसको क्या बोलते हो? प्राइमरी रिस्पॉन्स। और फर्स्ट एक्सपोजर के बाद में जब भी सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होते हैं डिफरेंट सेम पैथोजन से, ठीक है, फर्स्ट एक्सपोजर के बाद में जो सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होंगे, सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू सेम एंटीजन, इस पॉइंट को ध्यान रखना, सेम एंटीजन या सेम पैथोजन, दैट विल बी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। इसको आप बोलोगे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है इसका, दिस इज स्लो, इसकी इंटेंसिटी भी लो है। ठीक है, एंड ऑफ लो इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी। ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है उसकी जो है स्पीड कितना है, कितना क्विक बेसिकली वो रिस्पॉन्ड करता है, और उसका इंटेंसिटी कितना है। ठीक है, तो ये स्लो है एंड लो इंटेंसिटी है, लो इंटेंसिटी। जबकि जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है दिस इज वेरी फास्ट। ठीक है, वेरी फास्ट या क्विक बोल सकते हो, क्विक एंड हाई इंटेंसिटी, वेरी हाई इंटेंसिटी, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है। तो ध्यान में रखना कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये कब आती है? when the host interact with the pathogen। ठीक है, you will get acquired immunity when the host interact with and pathogen, when host interact with pathogen। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक है। ठीक है, हर एक पैथोजन के अगेंस्ट पे जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो स्पेसिफिक होगी, स्पेसिफिक अगेंस्ट पैथोजन। ठीक है, और साथ में इसके अंदर मेमोरी डेवलप हो जाएगी फॉर दैट पर्टिकुलर एंटीजन। ओके, अब देखते हैं आगे। इस चीज को याद रखना कि जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है वो स्लो है, लो इंटेंसिटी है, जबकि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है दैट इज क्विक एंड वेरी हाई इम्यून इंटेंसिटी। ओके, अब इसके बाद जो है क्या कहते हैं, जस्ट एक मिनट। हेलो बच्चे, आप अभी अकेले ही हो और कोई बच्चा नहीं ज्वाइन कर रहा? ठीक है,
तो ये जो है क्या कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मैंने बता दिया कि फर्स्ट एक्सपोजर टू पैथोजन दैट विल बी प्राइमरी इम्यून रिस्पांस एंड सब्सिक्वेंट एक्सपोजर, उसके बाद जो है सेम पैथोजन से अगर सब्सिक्वेंट जो है इंट्रैक्शन होता है, एक्सपोजर होता है, तो वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस होगा। प्राइमरी इम्यून रिस्पांस स्लो है एंड लो इंटेंसिटी का होगा, ठीक है, जबकि सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस क्विक होगा, काफी फास्ट होगा एंड जो उसकी इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई होगी, ठीक है। अब चलते हैं, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्चुअली 2 टाइप्स की होती है, 2 टाइप के इसमें मैकेनिज्म चलती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के केस में। एक को बोलते हैं टी सेल इम्यूनिटी, और इसको बोलते हैं बेसिकली, या इस तरह से लिखो इसको, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको आप बोलते हो CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और दूसरा है आपका एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, इसको ABI बोलते हैं, ABI एंटीबॉडी मीडिएटेड, ठीक है। ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है CMI, इसके अंदर बेसिकली टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट, और ये टी लिम्फोसाइट बेसिकली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का पार्ट बनती है। और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी का जो पार्ट है वो है बी सेल, ठीक है, बी सेल या बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। ये जो टी लिम्फोसाइट है, यहाँ पे आपको 2 टाइप की सेल्स मिलेंगी, एक टीसी सेल्स, ठीक है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, दूसरा T4 सेल्स, T4 हेल्पर सेल, और कुछ मेमोरी सेल्स, मेमोरी सेल्स, ठीक है, टी मेमोरी सेल्स बेसिकली लिख सकते हो। तो ये साइटोटॉक्सिक सेल्स है, T4 हेल्पर सेल्स है, मेमोरी टी सेल्स है। एक और टाइप की और मिलती है अगर आप लिखना चाहो तो बेसिकली टी सप्रेसर सेल्स, टी सप्रेसर, टी सप्रेसर सेल्स। तो ये आपको 4 टाइप के टी लिम्फोसाइट्स मिल जाएंगी, टी सेल्स, टी सप्रेसर सेल्स, T4 हेल्पर सेल्स एंड टी मेमोरी सेल्स। इसी तरह से जो बी लिम्फोसाइट्स है, बी लिम्फोसाइट्स में आपको मिलेगी एक प्लाज्मा सेल्स मिलेगी, प्लाज्मा सेल्स, और दूसरी मेमोरी सेल्स मिलेगी, बी मेमोरी सेल्स। तो मेमोरी बेसिकली दोनों में, ठीक है, बी मेमोरी सेल्स में। ये जो प्लाज्मा सेल्स है, these प्लाज्मा सेल्स produced army of acquired immunity, army of acquired immunity, ठीक है, प्लाज्मा सेल्स। और वो ओके, अब थोड़ा सा देखते हैं एंटीबॉडी के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, तो जो एंटीबॉडी है बेसिकली ये प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल है। ये क्या है?
प्रोटीन का बना हुआ मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल, एंड इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती हैं। इस पॉलीपेप्टाइड चेन्स में 2 हैवी चेन्स है, हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स। तो इनको आप इस तरह से बोल सकते हो, हैवी चेन को आप इस तरह से लिख दो, लाइट चेन को इस तरह से, तो H2L2, ठीक है। 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन आपको मिलेंगी एंटीबॉडी में। प्रोटीनेसिस मॉलिक्यूल है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बना दूं एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, इस तरह से, तो यहाँ पे आप डाइसल्फाइड बॉन्ड के लिए पिक्चर एनसीईआरटी में देख लेना, इस तरह से कुछ डाइसल्फाइड बने हुए हैं, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे भी जो है क्या कहते हैं, लाइट चेन को जोड़ने के लिए भी बेसिकली वहां पे आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलेंगे, यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। इस रीजन पे, ये जो वाला रीजन है, ये जो रीजन है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट, दिस रीजन इज एंटीजन बाइंडिंग, इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है, लिख लो आप इसको। इधर का पार्ट तो आपने कर लिया होगा, इधर का पार्ट आपने कर लिया होगा। ये पिक्चर जो आपका दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का, ये लाइट चेन है दोनों तरफ, ये वाली जो है ये हैवी चेन है, ये हैवी चेन है, ये बेसिकली एंटीजन बाइंडिंग साइट है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट को बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, पैराटोप के नाम से जानते हैं, ठीक है, पैराटोप, इसको बोलते हैं पैराटोप, एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। ये जो एंटीबॉडी का जो ये वाला रीजन है, इसको बोलते हैं हिंज, हिंज रीजन। ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी टू द एंटीबॉडी टू बाइंड एंटीजन। ये क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी टू एंटीबॉडी टू बाइंड विद एंटीजन, एंटीजन के साथ बाइंडिंग करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये देखो यहाँ पे बहुत ढेर सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर्स, इन पार्ट्स को आप जो है याद रखना, एंटीजन बाइंडिंग साइट कौन से हैं। यहाँ पे और भी ढेर सारे इस तरह से डबल्स, इस तरह से आपके डाइसल्फाइड लिंकेज प्रेजेंट है, डाइसल्फाइड लिंकेज प्रेजेंट है, तो आप बना लेना। वैसे जो मेन पार्ट है वो मैंने बता दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी में क्या क्या प्रेजेंट है उसमें वो भी बता दिया है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, IgA, IG, G, IG, E, IG, D, एक और है IgM,
अच्छा, आईजी जो है वो इम्यूनोग्लोबिन, एंटीबॉडी, बेसिकली एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन नाम से भी जाना, एंटीबॉडी आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, जिसको आप 60 में रिप्रेजेंट करते हो इससे आईजी, ठीक है, तो ध्यान में रखना है इसका इम्यूनोग्लोबिन AGED ये है, ठीक है। दिस इज द smallest and this is largest and ये जो है कोलेस्ट्रम में पाई जाती है, कोलेस्ट्रम, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट है, कोलेस्ट्रम में पाई जाती है, ठीक है। ये एलर्जिक रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करती है, एलर्जिक रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। ये मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी, ठीक है, ये मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी है ब्लड में पाई जाने वाली इम्यूनोग्लोबिन जी, ठीक है। सर कितना परसेंटेज है किसमें? क्या बच्चे? सर परसेंटेज किसमें, मतलब कौन सा ज्यादा है इसमें? आईजीजी मोस्ट अबंडेंट का मतलब यही होता है बच्चे, ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली, ठीक है, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। आईजीजी सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए आईजीई रिस्पॉन्सिबल है, आईजीएम लार्जेस्ट है, इसमें इस तरह के जैसे मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाए थे उस तरह के 5, मतलब इस तरह से आप देखो पेंटामर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इस तरह से, इस तरह से पेंटामर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो ये हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट है, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चे वो मैंने सारी लिखा दी, इससे ऊपर पूछेगा ही नहीं आपसे, इससे ऊपर आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है सर। चलो अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती हैं, एंटीबॉडीज कहाँ पाई जाएंगी बताओ? ब्लड, और इसी वजह से इनकी जो इम्यूनिटी है, ठीक है, इनके द्वारा दी गई जो इम्यूनिटी है उसको बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, मतलब जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है, दैट इम्यूनिटी इज आल्सो नोन एज ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो टी सेल प्रोवाइड करती है, और जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ठीक है, उसको ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये जो एंटीबॉडीज हैं वो ब्लड में पाई जाती है। आगे इसको इरेज करके अब आगे बढ़ते हैं, एक और चीज बताता हूं मैं आपको, यहीं पे बोल देते हैं एंटीजेंस। Antigen are that part of pathogen, that part of pathogen are foreign particle, any foreign particle, any foreign particle which binds with antigen binding site of parasitope. Antigen binding sites are पेराटोस, ठीक है, उसी को बोलते हैं
एंटीजन एंटीजन नहीं बच्चे, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा चेंज अभी मत लिखना। और दैट पार्ट ऑफ द पैथोजन और एनी फॉरेन पार्टिकल which evoke immune response, which evoke immune response known as antigen। सपोज कर लो ये पैथोजन है, ठीक है, ये पैथोजन है, तो ये पैथोजन के बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स होंगे, ठीक है, जो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकते हैं, तो उनको बोलेंगे एंटीजन। अच्छा, पूरा का पूरा एंटीजन जो है इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करने में या यूज करने में पार्टिसिपेट नहीं करता। इस एंटीजन के भी कुछ इस तरह से छोटे छोटे पार्ट होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे पार्ट होते हैं। इन जो पार्ट्स हैं इनको बोलते हैं एपिटोप। एपिटोप, ये बेसिकली एपिटोप क्या है, ये पार्ट है एंटीजन का, पार्ट ऑफ एंटीजन that bind with antigen binding site, antigen binding site known as epitope, उसको बोलेंगे एपिटोप, ठीक है। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट को मैंने लिखा रखा है, क्या बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट को, पैराटोप। तो आप सीधे बोल सकते हो पार्ट ऑफ एंटीजन दैट बाइंड विद पैराटोप इज नोन एज एपिटोप, ठीक है, उसको आप एपिटोप बोलोगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाता हूं, ये तो एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में मैंने बता दिया जितना बताना था, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में बताता हूं आपको। जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। जो ट्रांसप्लांटेशन के दौरान जो रिजेक्शन होता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है, ग्राफ्ट रिजेक्शन ड्यूरिंग transplantation of different organs, डिफरेंट ऑर्गन, जो डिफरेंट ऑर्गन्स के ट्रांसप्लांटेशन है वो कई बार रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, एंड दैट इज नोन एज ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है, उसको ग्राफ्ट रिजेक्शन बोलते हैं। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्यों? क्योंकि आप कोई भी पार्ट जो है ऑर्गन अगर आप ले रहे हो तो वो तो आपके लिए फॉरेन ही है, वो तो आपके लिए बाहर का है, और बाहर के किसी भी चीज के लिए इम्यून रिस्पॉन्स इवोक होगा, बाहर के किसी भी चीज के लिए इम्यून रिस्पॉन्स इवोक होगा, तो वो जो सिनेरियो है बेसिकली वो सिनेरियो। सर ग्राफ्ट रिजेक्शन थोड़ा, क्या बच्चे? सर ग्राफ्ट रिजेक्शन थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। बोला तो बच्चे कि आपके बॉडी में कोई भी, सपोज कर लो किसी पर्सन का कोई पार्ट जो है ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, ठीक है, तो ऑर्गन कोई भी, सपोज करो किसी की किडनी ट्रांसप्लांट की जा रही है, ठीक है, और वो बेसिकली जो है क्या कहते हैं, आपका जो बॉडी है अगर बहुत क्लोज रिलेटिव नहीं है तो कई बार रिजेक्ट कर देता है, आपका बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता बाहर के पार्ट को, बाहर के ऑर्गन को, तो उसी को बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। रिजेक्शन मतलब रिजेक्ट कर देना, और ग्राफ्ट मतलब जो भी ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है, तो उसको बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है वो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यस सर, डन, ओके, ओके सर। तो अब हम चलते हैं अच्छा, एक और चीज देखना, समटाइम्स जैसे ब्लड मैचिंग या टिश्यू मैचिंग जो होती है, ठीक है,
यहाँ पे देखो एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो एनसीईआरटी जरा सा ओपन करो, पेज नंबर 152, फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे लिखा हुआ टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुपिंग मैचिंग are essential before undertaking any graft transplant, and even after this patient has to take immunosuppressant all life, all his or her life. ठीक है, the body is able to differentiate self and non-self, and the cell mediated immune response is responsible for graft rejection. ठीक है, तो ये लाइन आप देखो, मतलब कि आपको अगर टिश्यू मैचिंग करवा, मतलब जो है क्या कहते हैं, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टिश्यू मैचिंग करानी पड़ेगी, ब्लड ग्रुप मैचिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? टिश्यू मैचिंग यस सर। मतलब आपके बॉडी का जो टिश्यू वो, और जो है ब्लड ग्रुप मैचिंग, ठीक है, ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट, एंड इवन आफ्टर दिस, मतलब ये सब हो जाने के बावजूद भी जो जो पेशेंट है, जिसका जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, जिसमें उसको हो सकता है कि अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए लाइफ टाइम इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग लेनी पड़े। तो मुझे तुम बता सकते हो किसी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग का नाम? साइक्लोस्पोरिन। ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूं बच्चे, इम्यून सप्रेसिव ड्रग। साइक्लोस्पोरिन। ठीक है, तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी is have ability, या इम्यून सिस्टम भी आप बोल सकते हो कि इम्यून सिस्टम हैव एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, अपने और पराये में इसको डिफरेंशिएट कर सकता है, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। अपने अगेंस्ट इम्यूनिटी क्रिएट नहीं होगी, मतलब आप चाहो कि आप अपने ही बॉडी का कोई पार्ट लो और उसको इंट्रोड्यूस करो बॉडी के अंदर, तो कोई इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी को पता है कि ये मेरा ही पार्ट है। ठीक है, तो बेसिकली जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम हैव एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। स्टेटमेंट याद रखना। तो यहां से ये वाला पार्ट मैंने फिनिश कर दिया है। अब पढ़ते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। इसके बियॉन्ड मुश्किल है आना प्रश्न। ठीक है, पढ़ते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? सपोज कर लो ये पर्सन है, ठीक है, इसके अंदर जो है, आप बाहर से कोई भी फॉरेन एजेंट, कुछ भी है, वो पैथोजन है, वो लिविंग पैथोजन है, वो डेड पैथोजन है, और वो कोई पॉलीपेप्टाइड है। ठीक है, कोई भी बाहर का पार्ट जो है, ठीक है, कोई भी फॉरेन एजेंट अगर आप यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, तो जो ये पर्सन का इम्यून सिस्टम, ये जो पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है, ये इवोक करेगा इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक, इम्यून रिस्पॉन्स इवोक करेगा। ठीक है, इसी इम्यून रिस्पॉन्स को बोलते हैं जो है इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी।
पर अगर आप यहाँ पे फॉरेन एजेंट चूंकि डाल रहे हो इस फॉर्म में, ठीक है, तो जो इम्यून रिस्पॉन्स इवोक होगा उसको बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। क्यों? क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम, इस इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम है, इस इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम इम्यून रिस्पॉन्स इवोक कर रहा है, इस वजह से बोलते हैं इसको एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है ये इसको प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन, डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन, ये फॉरेन पार्ट, ये इसको क्या प्रोवाइड करेगा? डिफेंस प्रोवाइड करेगा। तो बाहर से अगर इस तरह की कोई चीज इंट्रोड्यूस करते हो, चाहे लिविंग पैथोजन हो, चाहे डेड पैथोजन हो, चाहे एनी पॉलीपेप्टाइड, व्हाटएवर व्हिच कुड इवोक इम्यून रिस्पांस, if you will introduce inside any living organisms is suppose say human, ठीक है, then this immune system of the human will evoke some immune response, ठीक है, and that will be active immunity। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी, उसको बोलोगे आप ये एक्टिव इम्यूनिटी। अच्छा, ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है बेसिकली, ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसमें मेजर कौन सी होगी? एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस, ठीक है, ये एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी ही बेसिकली हम जो एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी की बात करेंगे, हम जो एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी की बात करेंगे वो बेसिकली किसके टर्म में होगी? किसके टर्म में होगी? एंटीबॉडी के टर्म। ठीक है, तो अभी यहाँ पे चाहे लिविंग पैथोजन, चाहे डेड पैथोजन, चाहे पॉलीपेप्टाइड चाहे इंट्रोड्यूस कर रहे हो आप, तो बेसिकली वो फॉरेन एजेंट की तरह ट्रीट होगा और इंडिविजुअल में इम्यून रिस्पांस जनरेट होगा, इम्यून सिस्टम उसका जो है इम्यून रिस्पांस जनरेट करेगा एंटीबॉडी के फॉर्म में, एंड दैट रिस्पांस ऑफ इम्यून सिस्टम इज नोन एज एक्टिव इम्यूनिटी। इसको आप किस कैटेगरी में रखोगे? एक्टिव इम्यूनिटी के। तो मैं एक एग्जांपल बोलूं आपसे कि एग्जांपल बताओ भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आप जैसे बोलोगे वैक्सीन, वैक्सीन क्या है? आपका एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। अच्छा, इसमें आप ये भी बोल सकते हो कि नेचुरल है कि आर्टिफिशियल? सर वैक्सीन तो सर पैसिव वन, बेटे नेचुरल है या आर्टिफिशियल? सर आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल, ये भी कई बार पूछ लेता है। ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। बच्चे मैं 60 में लिख देता हूँ AL, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट। ठीक है, और अगर आपके अंदर कोई पैथोजन जा रहा है, आपके बॉडी में कोई पैथोजन जा रहा है, जैसे कोरोना सपोज कर लो, किसी पर्सन को एक बार कोरोना हो गया, ठीक है, तो उस कोरोना से जो बेसिकली जो इम्यून रिस्पांस इवोक होगा, ठीक है, वहां पे एंटीबॉडी जो डेवलप होंगी, उनको आप क्या बोलोगे? इट इज आर्टिफिशियल और नेचुरल? सर आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्यों होगा बेटा? कोरोना तो नेचुरल है ना? नेचुरल, हाँ सर। ठीक है, तो आपकी बॉडी जो है तो उसको बोल देंगे आप नेचुरल, उसको क्या बोलोगे? नेचुरल। पर अगर हम इंटेंशनली हम अपने बॉडी में इम्यून सिस्टम जो है वो करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली अगर ये डेड पैथोजन या पॉलीपेप्टाइड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डेड पैथोजन या पॉलीपेप्टाइड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डेड पैथोजन कैसा होगा? वीक, एटेन्यूएटेड बोलते हैं उसको। एक मिनट, ठीक है, तो डेड पैथोजन में के फॉर्म में ये एटेन्यूएटेड हो सकता है। ठीक है, एटेन्यूएटेड मतलब होता है वीक, एटेन्यूएटेड पैथोजन, एटेन्यूएटेड का मतलब होता है वीक। तो कई बार इम्यून सिस्टम जो है क्या कहते हैं, क्रिएट इम्यून रिस्पांस क्रिएट करने के लिए वैक्सीन जैसे प्रोग्राम में जो पैथोजन होता है उसको पहले वीक बना दिया जाता है ताकि वो आपके अंदर डिजीज ना कॉज कर सके, और फिर उसको होस्ट के अंदर, ह्यूमन के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो चूंकि वो डेड है, मतलब उसके अंदर एबिलिटी नहीं है डिजीज कॉज करने की, पर उसमें जो प्रोटीन्स हैं वो फॉरेन पार्टिकल की तरह काम करेंगी
और उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा, तो वो बेसिकली किस तरह की कैटेगरी आ जाएगी, वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी की कैटेगरी में आ जाएगी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी की कैटेगरी। ध्यान में रखना इस चीज को, ठीक है। अब आते हैं तो आप आर्टिफिशियल और पैसिव में सॉरी आर्टिफिशियल और नेचुरल में कंफ्यूज मत हो, आर्टिफिशियल और नेचुरल में कंफ्यूज मत हो। तो अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको एक्टिव इम्यूनिटी की बात की, मतलब एंटीबॉडी जो बना रहा है, एक्टिव क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी में जो एंटीबॉडी बेसिकली बन रही है वो कौन बना रहा है, होस्ट या पेशेंट लिख लो आप, पेशेंट नहीं पर होस्ट ही रखो, ठीक है, होस्ट बॉडी, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी हो। अब ये डिपेंड करता है कि वो नेचुरल तरीके से हुआ है तो नेचुरल इम्यूनिटी, अगर आप जो है आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएट कर रहे हो, जानबूझ के इंटेंशनली कर रहे हो, तो वो आपका आर्टिफिशियल हो जाएगा। जो पैसिव इम्यूनिटी है, ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हो, इन पैसिव इम्यूनिटी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी, पहले से एंटीबॉडी बनी हुई, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस इन होस्ट या पेशेंट व्हाटएवर, ठीक है, बात समझ में आ रही है कि चूंकि एंटीबॉडी होस्ट नहीं बना रहा, उसके बॉडी के अंदर आप डायरेक्टली एंटीबॉडी दे रहे हो, उसके बॉडी के अंदर डायरेक्टली एंटीबॉडी दे रहे हो, तो ये किस तरह का इम्यूनिटी हो जाएगा, पैसिव इम्यूनिटी। फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रम, ये मिल्क है, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है, ठीक है, इनिशियल फ्यू डेज मिल्क ऑफ मदर, ह्यूमन मदर या व्हाटएवर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम में सबसे ज्यादा कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, आईजीए। अब आईजीए तो प्री फॉर्म्ड है ना, प्री फॉर्म्ड है, और ये जा रही है बेबी के अंदर, ये जा रही है बेबी के अंदर, ये कौन सी इम्यूनिटी हुई, ये कौन सी इम्यूनिटी हुई, दिस इज पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल या आर्टिफिशियल, इसको बोलोगे नेचुरल, क्योंकि मदर के अंदर वो बन रही है, आप बना नहीं रहे हो, मदर के अंदर आप बना नहीं रहे हो, वो अपने आप बनी, इंटेंशनली आपने कुछ नहीं। तो ये बेसिकली जो कोलेस्ट्रम वाला है, ठीक है, ये क्या है, दिस इज नेचुरल, दिस इज नेचुरल पैसिव। हालांकि इतना डीप में नहीं पूछेगा, वो तो मैंने सेफ साइड आपको बता दिया, ठीक है, इतना डीप में नहीं पूछेगा, सिर्फ एक्टिव या पैसिव के बारे में पूछेगा, और पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से सपोज कर लो, इसी में पैसिव इम्यूनिटी पे ही होगी, सपोज कर लो कुछ डिजीज है, सम डिजीज है, फॉर एग्जांपल टिटनेस। अब टिटनेस का जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, ये इतना फास्ट इन्फेक्शन है, इतना क्विक इन्फेक्शन करता है, इतना क्विक इन्फेक्शन करता है कि जब तक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होगा तब तक इसने होस्ट का गेम कर देना, ठीक है, किल कर देना उसने, इतना फास्ट है, क्विक इन्फेक्शन है, ठीक है। ये आप इस तरह से लिख दो, क्विक मल्टीप्लिकेशन, क्विक मल्टीप्लिकेशन। तो इनके लिए प्री फॉर्म एंटीबॉडी दी जाती है, प्री फॉर्म एंटीबॉडी, हमने पहले से ही एंटीबॉडी बना रखी है, इनके लिए प्री फॉर्म एंटीबॉडी दी जाती है, ठीक है, प्री फॉर्म एंटीबॉडीज, पहले से ही प्री फॉर्म एंटीबॉडी बनी है, तो ये भी है पैसिव इम्यूनिटी,
पर चूंकि हमने एंटीबॉडी बना रखी है आर्टिफिशियल तरीके से, ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। तो जो रेडीमेड एंटीबॉडी डायरेक्टली जो है फॉरेन एजेंट्स के अगेंस्ट दी जाती है, रेडीमेड एंटीबॉडीज, ठीक है। इस फ्री फॉर्म को क्या बोल सकते हो? इसको आप बोल सकते हो रेडीमेड। ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, रेडीमेड एंटीबॉडीज ऑलरेडी बनी हुई, ठीक है, ऑलरेडी बनी हुई। तो इस तरह की इम्यूनिटी आपकी पैसिव इम्यूनिटी हो जाएगी, ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी हो जाएगी। अच्छा, देयर आर सम एंटीबॉडीज, कुछ एंटीबॉडीज है जो मदर से प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में पहुंचती है, ध्यान में रखना, वो भी किसका एग्जांपल है? पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, लिख लो चाहे उसको। देयर आर सम एंटीबॉडी व्हिच कैन कॉज, सम एंटीबॉडीज कैन क्रॉस प्लेसेंटा टू फीटस। तो बेसिकली ये भी किसका पार्ट है? किसका पार्ट हो गया? सर पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी का गेम खत्म हमारी तरफ से। अब आगे चलते हैं। एग्जांपल नहीं पूछता ना सर? क्या बच्चे? सर एग्जांपल तो नहीं पूछता ना सर? नहीं बच्चे, ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है वो तो तुमको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये सारे एनसीईआरटी के हैं और बहुत ज्यादा चांसेस है पूछने के। नहीं सर, ये जो सर सम एग्जांपल सम एंटीबॉडीज वो नहीं पूछे, ये जो लाइन लिखी है वो लाइन आपको याद आनी चाहिए, ठीक है। यस सर। अब आते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन पे। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन का प्रिंसिपल जो है, इनका जो प्रिंसिपल है, इज बेस्ड ऑन इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। अगर इम्यून सिस्टम मेमोरी डेवलप नहीं कर लेता तो ये प्रोग्राम कभी पॉसिबल नहीं है। तो जो बेस इनका प्रिंसिपल है वो बेसिकली क्या है? इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। वैक्सीनेशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, ठीक है, ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी या मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में लिखा है या इस तरह से लिखा हुआ, मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम, 60 में लिखा मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। अब वैक्सीनेशन में क्या होता है, देखो कि वैक्सीनेशन में एटेन्यूएटेड पैथोजन, एटेन्यूएटेड, मैंने अभी क्या बताया था? एटेन्यूएटेड का मतलब वीक, जो कि डिजीज कॉज ना कर सके। एटेन्यूएटेड पैथोजन और कोई भी बॉडी, कोई भी पार्ट है पैथोजन का, इस तरह से मतलब एनी पार्ट, या एक मिनट, एंटीजेनिक प्रिपरेशन of
प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स, ठीक है, वेदर इट इज एटेन्यूएटेड और किल्ड पैथोजन, ठीक है, वेदर इट इज जो है ये जो है इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, इंट्रोड्यूस्ड इन बॉडी ऑफ होस्ट, होस्ट की बॉडी में इसको आपने इंट्रोड्यूस कर, ठीक है। तो होस्ट जो है क्या करेगा, होस्ट इम्यून सिस्टम इवोक रिस्पॉन्स, इवोक immune response and develop immunological memory, immunological memory for that pathogen, for that particular pathogen, that particular pathogen, ठीक है। और जब सब्सिक्वेंट अटैक होगा, ठीक है, जब सब्सिक्वेंट अटैक होगा बेसिकली, तो वो बेसिकली ओवरटेक नहीं कर पाएगा पैथोजन इम्यून सिस्टम को, और इम्यून सिस्टम बेसिकली उसको किल कर देगा, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है क्या कहते हैं, होस्ट इम्यून सिस्टम इवोक इम्यून रिस्पॉन्स, तो जो एंटीबॉडी बनेगा, ठीक है, एंटीबॉडी विल न्यूट्रलाइज द एक्चुअल इन्फेक्शन ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। एक्चुअल इन्फेक्शन के दौरान जो इम्यून रिस्पॉन्स से एंटीबॉडी बनी है, इम्यून रिस्पॉन्स से जो एंटीबॉडी, ये जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है, इससे जो एंटीबॉडी बनी है वो न्यूट्रलाइज कर देंगे ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पैथोजन, बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही? हेलो बच्चे, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके। तो जो ये मत समझ लेना कि मैं यहाँ पे सिर्फ एंटीबॉडी बोल रहा हूँ तो सिर्फ एंटीबॉडी बनती है, ऐसा नहीं है। आप फॉरेन एंटीजन डाल रहे हैं, फॉरेन पैथोजन डाल रहे हैं बाहर से, तो दोनों इम्यूनिटी डेवलप होगी आपकी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बनेगी एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बनेगी। ये भी बनेगी। तो याद रखना कि वैक्सीनेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंटीबॉडी बन रहा है, इससे एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है, इससे आपके टी मेमोरी सेल्स बनेगी, हालांकि डी मेमोरी सेल्स यहाँ से भी बनेंगे, यहाँ से डी मेमोरी सेल्स भी बनेंगे, और ये मेमोरी बना लेंगी अपने लिए। नेक्स्ट जब सब्सिक्वेंट अटैक होगा सेम पैथोजन से, तो ये रिस्पॉन्ड करेंगी, क्विक रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। ये इनका जो रिस्पॉन्स होगा वो बहुत क्विक रिस्पॉन्स होगा। तो ये तो हुआ आपका वैक्सीनेशन, ठीक है। अब वही सेम चीज जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताई थी, कि sometimes pathogens are very quick in multiplication,
ठीक है, तो वहां पे आपका पैसिव इम्यूनाइजेशन काम करता है, पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन काम, जो वैक्सीन है वो क्या है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन। वैक्सीन इज एक्टिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या है कि आपके पास में रेडीमेड या प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी हो, एंटीबॉडी, और वो न्यूट्रलाइज करें, ठीक है, ये न्यूट्रलाइज करें बेसिकली द फास्ट मल्टीप्लिकेटेड, फास्ट ग्रोइंग पैथोजन। फॉर एग्जाम्पल वही टिटनस का केस, या जो है क्या कहते हैं, कुछ एंटीटॉक्सिन्स है, इसी का एग्जाम्पल कुछ एंटीटॉक्सिन्स है। जैसे एंटीटॉक्सिन, ज्यादातर टॉक्सिन्स जो है वो प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स अगर बॉडी के अंदर जाएगा तो वो इम्यून सिस्टम जनरेट करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो एंटीटॉक्सिन्स फॉर स्नेक वेनम, समटाइम्स स्नेक अगर किसी को बाइट कर लेता है तो ऑलरेडी है स्नेक वेनम के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज तैयार रखी हैं, जिनको एंटीटॉक्सिन्स बोलते हैं, एंटीटॉक्सिन्स बोलते हैं। एंड दीज एंटीटॉक्सिन न्यूट्रलाइज the venom of snake, venom of snakes को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो अब कंफ्यूज मत होना कि पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या है। अगर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज या रेडीमेड एंटीबॉडी जाती है तो वो आपका क्या है, अब देखो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किस तरह से है। जो कोरोना की वैक्सीन प्रिपेयर की गई वो कैसे प्रिपेयर की, बता सकते हो? सर आरएनए का एंटीबॉडी। सॉरी मैं कोरोना लिख रहा हूँ। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज किया गया है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हमको पता है सीक्वेंस ऑफ कोरोना, कोरोना का जो जेनेटिक सीक्वेंस है वो पता है, जीन सीक्वेंस पता है, तो उसका हमें थोड़ा बहुत प्रोटीन्स के पार्ट्स भी पता है हमको, ठीक है। तो हम प्रोटीन आर्टिफिशियली प्रोटीन सिंथेसाइज कर लें, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को। और वो जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज प्रोटीन है, अलग अलग स्ट्रेटजी है, मैं एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है, उनको आप इंट्रोड्यूस कर दो, इंट्रोड्यूस इन होस्ट बॉडी एज वैक्सीन, यही तो है। तो एक स्ट्रेटजी तो ये है। दूसरी स्ट्रेटजी है कि आप डायरेक्टली प्रोटीन मत लो, आप एमआरएनए ले लो, एमआरएनए को होस्ट की बॉडी के अंदर एक्सप्रेस कराओ। तो एमआरएनए से जब प्रोटीन बनेगी बॉडी के अंदर, तो उस प्रोटीन, चूंकि वो है तो फॉरेन नहीं ना, ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि ये आपकी सपोज करो ह्यूमन की सेल, आपने बाहर से क्या इंट्रोड्यूस करवा दिया, एक वेक्टर जिसमें एमआरएनए सीक्वेंस है, या आप डीएनए वैक्सीन भी ले सकते हो। ये तो एमआरएनए वैक्सीन है, आप यहाँ पे डीएनए भी ले सकते हो, ठीक है। अब इसको आपने अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिए, ठीक है, तो ये अपना एमआरएनए इसको होस्ट की मशीनरी को यूज करके अपना प्रोटीन बनाएगा और इसी प्रोटीन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी डेवलप होगी। तो ये दूसरी स्ट्रेटजी है। तो बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ये पॉसिबल है कि आप जो है क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट आर्टिफिशियली बेसिकली प्रोटीन सिंथेसाइज कर लो पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट, ठीक है। आर्टिफिशियली सिंथेसाइज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हो पैथोजन, ऑफ पैथोजन, ठीक है, इसके अगेंस्ट, और इसको बॉडी के अंदर आप इंट्रोड्यूस करा, इसको बॉडी के अंदर आप इंट्रोड्यूस करा दो। तो कोई डाउट है इस चीज में?
इसका एग्जाम्पल है आपके पास में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और ये सेकेंड जनरेशन की वैक्सीन है, इसको बोलते हैं सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। ठीक है, तो जैसे आपके हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो इसी स्ट्रेटेजी को यूज करके बनाई गई। कहाँ पे बनाई गई है? अच्छा, अगर आप वैक्सीन प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए होस्ट चाहिए, मतलब ये तो बाहर बनाई जा रही है फ्रॉम, ये ईस्ट में प्रोड्यूस की गई। ये जो वैक्सीन है इट इज प्रोड्यूस इन ईस्ट एंड देन इंट्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन फॉर हेपेटाइटिस बी। तो ये आपका वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन भी मैंने फिनिश कर दिया। टाइम कितना है बच्चे, मुझे बताओगे? चलो सर अभी 459 हुआ है सर। क्या बचा है? सर 459 हुआ है सर। हाँ, तो अभी एक दो टॉपिक बच्चे और खत्म करते हैं, लाइक एलर्जी। हाँ सर। एक लेक्चर के लिए बचा है करीब 1.5 घंटे के लेक्चर में चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं सीधे पहुंचूंगा, कोई भी चैप्टर पिक करेंगे, लाइक फूड स्ट्रेटजी फॉर जो है स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट फूड एंड प्रोडक्शन, या एवोल्यूशन पहले फिनिश कर लेंगे, फिर स्ट्रेटजी फॉर फूड एनहांसमेंट एंड प्रोडक्शन में जाएंगे, फिर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पे जानेंगे। पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं इन चैप्टर्स को, क्योंकि मैं ऑलरेडी कैच कर रखा हूँ कि आप इनको पढ़ के रखिए। इनके क्रूशियल पॉइंट्स, इनके कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इवन इक्वालिटी आल्सो। ठीक है, तो इक्वालिटी के भी थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, बट आई थिंक आपकी अभी एग्जाम डेट नहीं आई, और एग्जाम डेट तो आ गया, फॉर्म नहीं आया आपका नीट का। हाँ सर। नहीं आया ना, किया गया? नहीं सर, नहीं आया। अच्छा ठीक है, तो एलर्जी पढ़ते हैं। ये बेसिकली exaggerated immune response against particular substance. Exaggerated immune response against particular substance or antigen. Antigen कह सकते हो। अच्छा 2 मिनट दो मुझे जरा सा, थोड़ा सा कंटिन्यूसली पढ़ाते पढ़ाते बोलते बोलते हालत खराब हो जाती है। 2 मिनट दो। ओके सर। चलो ठीक है, पढ़ते हैं आगे। Exaggerated immune response against particular substance present in environment. Present in environment. आपके environment में आप कई बार देखते होंगे, अगर आप NCERT पढ़ रहे हो
तो वहां पे उन्होंने एक चीज बोली, समटाइम्स कभी आप किसी ऐसे प्लेस पे जाते हो जहां पे जाने पे आपको अचानक से स्नीजिंग होने लगती है, आपको कफिंग होने लगती है, ठीक है, बट जब वापस अपने प्लेस पे लौट जाते हो तो आप बिल्कुल फिट हो जाते हो। तो इस तरह से क्यों होता है? क्योंकि आपका बॉडी किसी पर्टिकुलर एंटीजन के लिए, पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए सेंसिटिव है, वो आपके बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, ठीक है। मतलब कि इम्यून रिस्पॉन्स बहुत एक्टिवली, बहुत एग्रेसिवली एक्ट करता है पर्टिकुलर केमिकल या पर्टिकुलर एंटीजन के लिए, ठीक है, उसी को बोलते हैं एलर्जी, ठीक है। तो यहीं पे बोलता हूँ, यहीं पे मैंने डिफाइन कर दिया कि एक्ट ग्रेटर इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट पर्टिकुलर सब्सटेंस और एंटीजन प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट इज नोन एज एलर्जी। और जो ये पर्टिकुलर सब्सटेंस है, जो कि ये एंटीजन है, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एलर्जन। एंड पर्टिकुलर सब्सटेंस दैट कॉज एलर्जी नोन एज एलर्जन, उसको क्या बोलते हैं? एलर्जी। अच्छा, इस एलर्जी के लिए एक एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, इस एलर्जी की एक एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है, जिसको मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। तो बेसिकली वो आईजीई टेक्स पार्ट या रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी के लिए आईजी रिस्पॉन्सिबल। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, आपको समटाइम्स स्नीजिंग हो सकती है, छींकें आ सकती है, कफिंग हो सकती है, टीयरिंग, आंसू इतना ज्यादा हो जाए, खांसी आने लगे, जो है टीयरिंग ऑफ आइज। So these are some of the symptoms of allergy. और भी हो सकते हैं, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, रनिंग नोज, difficulty in breathing. So yeah, these are some of the symptoms of allergy. Some of the symptoms of allergy. चलो अब और आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एलर्जी है, द एलर्जी इज ड्यू टू, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलर्जी इज ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ केमिकल्स। कौन कौन से केमिकल्स? सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन, ठीक है। फ्रॉम कहां से? फ्रॉम मास्ट सेल। अब मास्ट सेल मैंने आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा, ठीक है। मास्ट सेल इस तरह से हेमिगॉइड शेप सेल है, ठीक है, जो कि एलर्जी में पार्टिसिपेट करती है। इससे ये केमिकल निकलते हैं, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन। और बेसिकली इम्यूनोग्लोबिन जो ई है, वो चूंकि ये केमिकल्स निकल रहे हैं, तो इसके चारों तरफ इम्यूनोग्लोबिन ई क्या करती है, इसके चारों तरफ बाइंड कर देती है, उसको रप्चर कर देती है, और उसके बाद ही वो बेसिकली रेडिस, कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, स्किन का रेड हो जाना, टेम्परेचर बढ़ जाना, ठीक है, वो सब होने लगते हैं, अब जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको किसकी वजह से एलर्जी हुई है, तो डॉक्टर के पास आप जब जाओगे तो बेसिकली उस एलर्जन का पता लगाने के लिए वो क्या करेगा, आपको स्मॉल डोजेस से, पर्टिकुलर स्मॉल डोजेस ऑफ एलर्जन
वो इंट्रोड्यूस कराएगा, ठीक है, इंट्रोड्यूस इन पेशेंट बॉडी, पेशेंट बॉडी, और वो देखेगा रिस्पॉन्स ऑफ, ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। डॉक्टर क्या करेगा, इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स बेसिकली चेक करेगा, ठीक है, चेक करेगा, वो देखेगा कि इम्यून सिस्टम किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो स्मॉल डोजेज ऑफ एलर्जेंस बेसिकली इंट्रोड्यूस करेंगे और उसको बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स को चेक किया जाएगा डॉक्टर द्वारा, ठीक है, कि वो किस तरह से इम्यून सिस्टम रिएक्ट कर रहा है। एंड अगर करेक्ट एलर्जन का यूज किया गया, वो उसने इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट किया, तो ये बोलेंगे कि यार भाई आपको पर्टिकुलर इस पैथोजन से क्या है, एलर्जी है। अच्छा, क्योर अगर देखा जाए, ठीक है, ड्रग्स अगेंस्ट टू क्योर, बेसिकली टू क्योर एलर्जी को क्योर करने के लिए ड्रग्स लाइक एंटी हिस्टामिन, ठीक है, एंटी हिस्टामिन यूज कर सकते हैं। ये जो है क्या कहते हैं, एड्रेनलिन स्टेरॉइड्स जो है यूज किया जा सकता है, एड्रेनलिन and some steroids, to reduce the symptoms of allergy, to reduce symptoms of allergy। अब कुछ एलर्जेंस के एग्जाम्पल्स ऑफ, वैसे तो पता ही है आपको, एग्जाम्पल्स ऑफ एलर्जेंस जैसे पॉलन, ग्रेन, हस्क, ठीक है, आप एनसीईआरटी में एक बार देख लेना, और भी कई सारे। आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, सिटी में बच्चों को मिट्टी के साथ में कांटेक्ट ही नहीं होता बच्चों का। आपका जो डेली का लाइफ स्टाइल है, देर तक सोना, देर से सोना, ठीक है, आपका जंक फूड का खाना, इसकी वजह से धीरे 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 करके इम्यूनिटी बेसिकली वीक होती चली जा रही, और हमारा जो बॉडी है वो बहुत ढेर सारे एलर्जेंस के लिए सेंसिटिव हुआ जा रहा है, ढेर सारे सब्सटेंसेस के लिए सेंसिटिव हुआ जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन टू जो है क्या कहते हैं, टू लोअरिंग ऑफ इम्यूनिटी, बेसिकली जो है एक रीजन है जिसकी वजह से हम बहुत सारे केमिकल्स के लिए एलर्जी सेंसिटिव होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पे जब मिलूंगा तो मैं इस चैप्टर को कवर कर दूंगा। ये अभी एक बहुत छोटा सा पार्ट है, ऑटोइम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। इसके बाद HIV और कैंसर्स के बारे में पढ़ना है, फिर थोड़ा सा ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं है। तो एक 1 आवर्स का लेक्चर जो है सफिशिएंट होगा इस टॉपिक को खत्म करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सर। ओके।